Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the MCQ test based on the topic binomial theorem. ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल ऑफ यू. क्या इंफॉर्मेशन है? लेट मी टेल यू. Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोरओवर, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. चलिए जरा. So here we have today's test based on the topic binomial theorem. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन. क्या बोला हुआ है बच्चों? द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन बाय. तो आपको करेक्ट ऑप्शन का यहां पर पता करना होगा. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट मी टेल यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स. अगर कोई भी बाइनोमियल हमारे पास गिवन है, मान लेते हैं a प्लस बी रेज टू द पावर n. क्या बोला मैंने? a प्लस बी रेज टू द पावर n. ऐसे कोई बाइनोमियल गिवन है तो इसका जनरल टर्म यानी r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला बनता है NCR a रेज टू द पावर n माइनस r इंटू b रेज टू द पावर r. ठीक है. अब आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिक्स्थ टर्म यानी r प्लस 1th टर्म को आप कंपेयर करेंगे सिक्स्थ टर्म के साथ, तो यहां से r की वैल्यू 5 मिल जाएगी. आप चेक करके देख लो. ठीक है. सो दैट मींस अगर आप अपने बाइनोमियल में t6 निकालोगे तो r की वैल्यू के बारे में तो मैंने बता दिया, r की वैल्यू 5 हो जाएगी. यहां पर n की वैल्यू आपको दिख रही होगी 10 है, यानी ये बनेगा 10c5. a की जगह पे 2x है यानी 2x की पावर n माइनस r, यानी 10 में से 5 गए, डायरेक्टली 5 लिख रहा हूं मैं n माइनस r की वैल्यू. अच्छा, b का मतलब है -1/3x. इसके साथ कंपेयर करके देख लो ना, a प्लस b के साथ इसको हमें कंपेयर करना होगा, तो b की वैल्यू -1/3x ऐसे आ जाएगी. ठीक है. और इसकी पावर में r की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 आएगी. अब इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना होगा. देखते हैं क्या आएगा. 10 से 5 को हम एज इट इज रहने देंगे. वैसे एक बात और है, यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 10c4 दे रखा है. 10c5 यहां पर है और 10c5 यहां पर है. एक बात और बताऊंगा, वेट करिए जरा. अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2x की पावर में 5 है, मतलब 2 की पावर 5 बनेगा और x की पावर 5 भी बनेगा. यहां पर -1/3x पूरे की पावर 5 है,
मतलब नेगेटिव नंबर की पावर में 5 है, नेगेटिव नंबर की पावर में कोई भी ऑड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। मतलब बाहर मैं नेगेटिव यहां लगा दे रहा हूं क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन का खेल हो रहा है यहां पर। और इसमें जो बचेगा तो ऊपर 1 मतलब उसकी पावर तो कुछ भी कर लो, 5 करो या वॉटेवर सेम रहेगा। नीचे 3 की पावर 5 और x की पावर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 5 और x की पावर 5 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस समय यहां पर आपको दिख गया होगा कि ये रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, तो ऑप्शन बी या डी में से ही कोई एक ठीक हो सकता है। नेगेटिव वाला ये रहा और यहां भी नेगेटिव आएगा, मैंने अभी आपको बताया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे आप इसे कैंसिलेशन करके 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 को देखो, एज इट इज मैच हो रहा होगा। बाकी ये 10 से 5 तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नेगेटिव के बारे में भी बात हो चुकी है। ये जो नेगेटिव साइन आया यानी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी ठीक हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Here we have question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, यहां पर बोला हुआ है when this is divided by 225, तो आपको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा। और यहां पर n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हम 2 की पावर 4n से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 और पूरे की पावर n। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ बेटा, समझे। अब इसकी पावर में n, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 15, 16 की जगह 1 प्लस 15 और पूरे की पावर में n तो है ही। ठीक है, अब यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करेंगे 1 प्लस 15 रेज टू द पावर n के लिए, तो nc 0, 1 की पावर कुछ भी करो, छोड़ दो उसे, मतलब वो तो 1 ही रहेगा, इंटू 15 की पावर 0 वो भी 1 आ जाएगा। अगला आएगा nc1, 1 की पावर अगेन हम नहीं लिखेंगे, बट यहां 15 की पावर 1 तो आएगा, इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा nc2, फिर 15 की पावर 2, ऐसे ही आप और भी लिख लो, nc3, 15 की पावर 3 एंड लास्ट में आपको मिलेगा ncn 15 की पावर n। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा मैं क्या करूंगा। nc0 तो 1 हो गया, nc1 n रहेगा और 15 की पावर 1 मतलब सिंपली 15 ही रहेगा ये। अच्छा, यहां से ध्यान से आप देखना शुरू करिए, इसे पूरे में से ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया 15 स्क्वायर कॉमन आएगा, और 15 स्क्वायर क्या होता है 225, समझे। तो 225 यानी 15 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा nc2, यहां पर nc3, 15 स्क्वायर कॉमन लिया है मतलब यहां पर इनटू में 15 बचेगा, और ऐसे ही आप चलते रहो। ncn की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो, 1 होती है, वरना एज इट इज रहने दो, और ये बन जाएगा 15 रेज टू द पावर n-2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 की पावर 4n इसे LHS में शिफ्ट करो तो ये 15n हो जाएगा, यहां पर ये 1 बचा हुआ है याद रखना, और ये 225 के आगे जो भी है इसे फिलहाल मैं q बोल दे रहा हूं। ठीक है, और ये 1 बचा हुआ है, समझे। बेसिकली ये क्या बन गया, अगर आप a को b से डिवाइड करें और क्वोशिएंट q आए एंड रिमाइंडर r आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे डिवाइड करना है 225 से, क्वोशिएंट q आ गया, इस पूरे को मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इस पूरे को मैंने q बोल दिया था। ठीक है, तो प्लस में 1 मतलब रिमाइंडर, यानी यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रही है, और आपसे इस क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ है कि इसे अगर आप 225 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बता चुका हूं मैं, यानी r इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। समझे क्या कंसेप्ट डिस्कस किया है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या करना है बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन दिस बाइनोमियल इज। तो बाइनोमियल को देखते हैं बेटा, इसका सबसे पहले अगर मैं जनरल टर्म लिखूं यानी tr+1 अगर हम लिखने लगे, सो इट विल बी, अब एक्सपोनेंट का मतलब है n-1, ठीक है, यहां r हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर n माइनस वन माइनस आर, ठीक है। फिर अगला है 2x इसकी पावर में r, ओके। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहां पर x की पावर में आपका हो जाएगा 2n माइनस टू माइनस 2r, ठीक है। और इसे लिखोगे तो 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर r ऐसे बनेगा। तो यहां पर ये 2 की पावर r वाले को आगे करिए, ये n माइनस वन सी आर, x की पावर ये रही और दूसरे x की पावर ये रही। मल्टीप्लीकेशन का केस है, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपको मिलेगा 2n माइनस टू आर प्लस r, यानी माइनस का r, ठीक है, समझे। अब यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n के बारे में बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एक्सपोनेंट दिख रहा है इसे x की पावर n में जो एक्सपोनेंट है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, सो इट इज 2n माइनस टू माइनस आर, इसे हम कंपेयर करेंगे इस वाले एक्सपोनेंट के साथ। x की पावर n में एक्सपोनेंट n है, यहां से हम लोग r की वैल्यू निकालने वाले हैं। सो 2n माइनस टू माइनस n इक्वल टू r, मतलब r आ जाएगा n माइनस टू, समझे। तो आपको कोफिशिएंट के बारे में बात करनी है यहां पर, समझे। x की पावर n के कोफिशिएंट के बारे में बात करनी है, तो कोफिशिएंट ये होगा जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया। तो इसमें r की जगह आपको ये पुट करना है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा 2 की पावर r, r का मतलब है n माइनस टू इंटू n माइनस वन सी आर, r का मतलब है n माइनस टू। तो एक बार जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। 2 की पावर n माइनस टू, तो यहां पर तो है, ठीक है, और 2 की पावर n माइनस टू और तो कहीं नहीं है। इसे भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं जरा, ये क्या आएगा, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो n माइनस वन सी n माइनस टू की बात हो रही है, इसे हम लिखेंगे n माइनस वन सी वन। चेक करिए, समझे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, NCR इज NC n माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज किया है मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो डायरेक्टली n माइनस वन बनेगा। अगेन मैंने क्या यूज किया, NC1 इज बेसिकली n, समझे। तो कहने का मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू n माइनस वन, और यही आपके ऑप्शन ए में है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये बाइनोमियल दे रखा है, ठीक है, आपको इसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो यहां पर अगेन हम जनरल टर्म वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी टी आर प्लस वन मैं लिखूंगा, आर प्लस वन ए टर्म, एक्सपोनेंट 11 है, एक्स की पावर 11 माइनस आर इंटू माइनस एम अपॉन एक्स की पावर में आर, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। सो इट विल बी माइनस एम की पावर आर इंटू 11 सी आर इंटू x की पावर 11 माइनस आर, और ये नीचे x की पावर r होगा, मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस r बन जाएगा। डिवीजन के केस में अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट में हम ऐसे डिफरेंस ले लेते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो x की पावर m हो और नीचे x की पावर n है, तो ये डिवीजन का केस बन गया, बेस सेम है तो x की पावर m माइनस n। आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हो ये रहा है कि अब x का जो एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है, वो बना 11 माइनस 2r, यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब x की पावर है माइनस 3। तो हमें इसी के कोफिशिएंट के बारे में बात करनी है, तो हम इसे इक्वेट कर देंगे माइनस 3 के साथ। यहां से देखो, समझे, तो साइड चेंज करो, 11 प्लस 3 यानी 14 इक्वल टू 2r, मतलब r की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो इस पूरे में हम r की जगह 7 डाल देंगे, हमें सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है, याद रखना, ये देखो कोफिशिएंट निकालना है। r की जगह 7 यानी माइनस m की पावर 7 और 11 c
7। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है जिसकी पावर में ऑड है तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और 11C7 को चाहो तो 11C4 भी लिख सकते हो। अब यहां पर बेसिकली पूरा सॉल्व किया गया है, बट m की पावर 7 अगर हम देखें तो यहां पर है और यहां पर है, यानी ऑप्शन B और C वाला ठीक नहीं हो सकता, A या D वाले में से ही कोई ठीक होगा। बट हमें फिलहाल इसे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 11C4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 11C4 मतलब 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार खोलिए, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर 4 2 जा 8, 3 3 जा, तो ये 3 इंटू 11 मतलब 33 और ये 10 यानी 330। तो 330 नेगेटिव का 330 इंटू एम की पावर 7 किसमें है, 330 एम की पावर 7 यानी ये वाला ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 फॉर ऑल ऑफ यू। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको बताना है द टर्म विच इज विदाउट एक्स। ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें एक्स होगा ही नहीं। इसका जनरल टर्म लिखते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 9CR एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर है ना ए की जगह पे, तो ये पावर में 9 माइनस आर इंटू -1/3 एक्स की पावर में आर। इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में भी पूरा सिंप्लीफाई कर ही रखा है आपके लिए, अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 9CR, यहां से आप इसे लिख लो -1/3 की पावर में आर। ठीक है, नीचे x की पावर r बनेगा, इसे हम ऊपर ले जाएंगे और फिलहाल ये बनेगा x की पावर 2 9 18 -2r, और एक नीचे से x की पावर r वाला भी जाएगा ना, तो 18 -3r ऐसे बन जाएगा ये। समझे, आपको जो टर्म चाहिए उसमें x नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर, x का एक्सपोनेंट 0 होगा तभी तो यहां से ये खत्म होगा। अगर x की पावर में 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर ये पूरा टर्म विदाउट x दिखेगा। समझे, तो इस समय एक्सपोनेंट क्या है, 18 -3r, इसे हमें 0 लेना पड़ेगा, तो यहां से r की वैल्यू 6 आ जाएगी। समझे, तो अब इसमें आप r की जगह 6 पुट कर दो, 9C6 और -1/3 की पावर 6। अब वैसे तो ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर की पावर में अगर इवन आ जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव रहता है। मतलब 9 से 6 को हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1/3 की पावर 6 इंटू, अब 9 से 6 को हमें सॉल्व करना होगा, तो 9 से 6 को हम लिखेंगे सबसे पहले 9C3, मतलब 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब 3 टाइम्स खोल लो और नीचे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 3 जा एंड 2 4 जा, ऐसे बनेगा ये। तो यहां पर आ जाएगा 4 7 28 इंटू में 3। अब 3 से मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं किया मैंने, क्योंकि ऊपर भी 3 है और नीचे 3 की पावर 6 है, मतलब कुछ तो होगा, 28/3 की पावर 5। अब अगर मैं अपने ऑप्शंस को एनालाइज करूं तो 28 तो न्यूमरेटर में इन तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, बट ये नेगेटिव वाला है, मतलब इसको तो हटा दो और इसको भी हटा ही दो, ये भी ठीक नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से ही कोई एक ठीक होगा। तो फिलहाल देखते हैं, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 3 को 3 से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 81 इंटू 3 यानी 243। 28/243 यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही हो गया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 6? क्या बोल रहा है, इन दिस एक्सपेंशन द बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब यह होता है एनसीआर, समझे, एनसीआर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझे, तो बोला हुआ है द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r प्लस 4th टर्म्स आर इक्वल, तो आपसे r की वैल्यू पूछी गई है, तो rth का बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखेंगे एंड r प्लस 4th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखेंगे। तो इसमें बनेगा, यहां पर देखते रहो बाइनोमियल क्या है, 1 - x की पावर 20, यानी एक्सपोनेंट 20 है।
a प्लस बी की पावर n से कंपेयर करो, n का मतलब 20, a का मतलब 1, b का मतलब -x, तो 20c r माइनस 1। हमको सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखना है, तो आगे वाली चीजें मैं नहीं लिखूंगा। मैंने क्या बोला, हम डायरेक्टली बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लो, तो ये बन जाएगा 20c r प्लस 3। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब तो इक्वल बोला हुआ है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हमसे r की वैल्यू पूछी गई है, तो जो भी कंसेप्ट है आपको बता रहा हूं, अगर mcx इक्वल टू mcy है, वैसे ये चीज हम ऑलरेडी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो x इक्वल टू वाई या फिर x प्लस वाई इक्वल टू m, ऐसे होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो इसे और इसे तो हम इक्वेट नहीं करेंगे, मतलब x इक्वल टू वाई वाला काम तो यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुझे कमेंट करके बताना। सो दैट मीन्स हम करने वाले हैं r माइनस 1 प्लस r माइनस 3, इनफैक्ट r प्लस 3 है, दैट इज इक्वल टू 20। तो ये बनेगा 2r, चेक करो 2r, 3 में से 1 गया 2, यानी प्लस का 2 उधर भेज दो, 20 में से 2 गया मतलब 18, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9। इसने r की वैल्यू ही पूछी हुई है, ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या बोला हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज टू द पावर 100 प्लस x माइनस a रेज टू द पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। अब यहां पर काफी अच्छा खासा कंसेप्ट लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी बाइनोमियल होता है बेटा, a प्लस बी रेज टू द पावर n, कोई भी बाइनोमियल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आप एक्सपेंशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं n प्लस 1, ठीक है। इसके हिसाब से यहां पर टोटल आपको 101 टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंट 100 है। इसमें भी इतने ही टर्म्स मिलेंगे, चेक करके देख लो, क्योंकि एक्सपोनेंट यहां भी 100 है। लेकिन अगर आप यहां पर बाइनोमियल को देखें, x प्लस ए और यहां पर x माइनस ए है, ठीक है, मतलब x प्लस ए और x माइनस ए में जो पहले पोजीशन पे है वो तो सेम है, और जो सेकंड पोजीशन पे है यानी यहां पर a और यहां पर माइनस ए, उनका साइन डिफरेंट है। अब इससे होगा ये कि यहां पर ये जितने भी टर्म्स आएंगे ये सभी पॉजिटिव आएंगे बेटा, ऑल पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कितने टर्म्स पॉजिटिव होंगे और कितने नेगेटिव होंगे, तो यहां पर एक्सपोनेंट यानी n की जगह पे है 100, सो n बाय 2 प्लस 1, दैट मीन्स 100 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 51। तो यहां पर 51 टर्म्स जो होंगे ये तो होंगे पॉजिटिव, और बचे हुए 50 टर्म्स ये होंगे नेगेटिव। अब बाइनोमियल के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, x प्लस ए और x माइनस ए, तो इसमें पहला x और x सेम है, दूसरा a और a सेम तो है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन डिफरेंट है। तो यहां पर जब आप 101 टर्म्स लिखोगे और यहां पर 101 टर्म्स लिखोगे, तो इसमें जो पहला टर्म है और इसमें जो पहला टर्म है वो सेम आएगा, तो मतलब उसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर तीसरा टर्म और यहां पर तीसरा टर्म सेम आएगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन भी करना है। ऐसे ही पांचवा टर्म, समझ रहे हो, ये डबल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सेकंड टर्म होगा और इसमें जो सेकंड टर्म होगा, इनका साइन डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब कैंसिलेशन हो जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बोला हुआ है। ऐसे ही चौथा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो एज सच 51 टर्म्स बचेंगे, क्योंकि जो यहां पॉजिटिव है और यहां तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो यहां के जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उन्हीं का डबल हो रहा होगा, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके लिए यहां पर करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पॉजिटिव टर्म्स तो मिलेंगे ही, मतलब सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे, ऐसे तो वो तो कैंसिल होने ही वाले हैं।
सो बचेंगे कितने टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? तो बचेंगे टोटल 51 टर्म्स। समझे? यानी ऑप्शन बी को यहां पर हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट भी अच्छा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो है 2n विच इज इवन। ठीक है, एक्सपोनेंट इवन है, तो मिडिल टर्म कौन से वाला टर्म होगा बेटा? सो मिडिल टर्म विल बी दिस टर्म। अब ये हो जाएगा आपका n+1th टर्म। समझे मेरी बात? अब इसको हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा, यानी n+1th को हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सपोनेंट आपको दिख ही रहा है 2n है। ठीक है, तो यहां पर r की जगह पे n आ जाएगा। tr+1 से कंपेयर करते हैं ना बच्चों, तो ये बनेगा आपका 2x/3 दिस माइनस दिस, n-r लिखोगे मतलब सिंपली n ही आएगा, और यहां पर -3/2x² की पावर में r लिखते हैं। r की जगह पे यहां पर n आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसे आप लिखिए 2nCn, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस है ना उसमें 2nCn की फॉर्म में ही आपको दिख रहा होगा। चारों ऑप्शन में 2nCn तो हर जगह है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊपर बनेगा 2 की पावर n, नीचे बनेगा 3 की पावर n, और ये x की पावर n भी बनेगा ऊपर ही, मैंने नहीं लिखा था। यहां पर -1 की पावर n अलग करो, 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n और x की पावर 2n। ठीक है बच्चों, तो ये 2n गया, 3n भी गया, तो फाइनली आपके पास ये नेगेटिव -1 की पावर n इंटू 2nCn, और क्या क्या बचेगा? x की पावर n ऊपर है, नीचे x की पावर 2n है, यानी 1/x की पावर n लिख सकते हो, या x की पावर -n भी कर सकते हो अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो जरा ऑप्शंस को देखते हैं। -1 की पावर n, 2nCn, x की पावर n यहां पर है, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन ए ठीक नहीं हो सकता। ये तो मैच हो रहा है क्या? -1 की पावर n, 2nCn, और x की पावर नीचे n है ना, तो इस चीज को अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसे आप अगर ध्यान से देखें, मैं अभी बोल भी रहा था ना कि आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऊपर ले जाओ, तो एज इट इज यहां पर मैच होता हुआ आपको दिख गया होगा। समझे? तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बोला हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन आर सेम, मतलब इक्वल है, तो ए की वैल्यू बतानी है। ए यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। सबसे पहले जरा जनरल टर्म लिख लो, तो ये बनेगा 9, एक्सपोनेंट 9 है, CR 3 की पावर 9 माइनस आर इंटू ए एक्स पूरे की पावर r लिखनी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 9CR 3 की पावर 9 माइनस आर ए की पावर r इंटू एक्स की पावर r। ठीक है, तो जब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा 9c। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट 2 है और यहां पर x की पावर r, मतलब r की जगह 2 आ जाएगा। समझे? तो r की जगह 2 यानी 9 माइनस 2 दैट इज 7, और ये a की पावर 2। तो हमने कोफिशिएंट लिखा है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसके लिए यहां पर x की पावर r में r की जगह 3 डालना पड़ेगा, और हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो 9c3 इंटू 3 की पावर
r की जगह 3 यानी 9 माइनस 3 यानी 6 बनेगा, और ये a की पावर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों है इक्वल, सेम बोला हुआ है। तो चलिए इनको इक्वेट करते हैं और हमें a की वैल्यू निकालनी है। 9c2 इंटू 3 की पावर 7 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 6 3 की पावर 6 इंटू a क्यूब। तो यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a क्यूब, मतलब यहां पर सिंपली a बचेगा, a स्क्वायर से कट जाएगा। इन दोनों को उठा के इनके नीचे डालेंगे, तो यहां से इधर ले आता हूं आपको मैं। तो ये बनेगा 9c2। सॉल्व भी कर लेते हैं। 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कितनी बार खोलेंगे बेटा? 9c2 मतलब 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो। सो 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 36। चेक कर लो। ऐसे ही 9c3 मतलब 9 8 7 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार खोला और नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 3 3 जा एंड 2 4 जा, ऐसे। तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। ओके, तो ये बन रहा है आपका, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बनेगा आपका 36। जस्ट अ मोमेंट, ये बनेगा आपका 36 9c2 वाला, इनटू में 3 की पावर 7। ए के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। 9c3 की वैल्यू आई 84, इसको इस पूरे के नीचे डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये 3 की पावर 6, ओके। और यहां पर a क्यूब अपॉन a स्क्वायर मतलब सिंपली a बच जाएगा RHS में। इसी a की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए काटते हैं जरा। 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, समझे। और क्या होगा? 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7 मतलब ऊपर एक 3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 9/7। 9/7 ऑप्शन डी चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9th के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या बोला हुआ है? गिवन द इंटीजर्स r ग्रेटर देन 1 and n greater than 2, the coefficients of this and this terms in the binomial expansion of 1 plus x raised to the power 2n are equal। तो आपको n और r में रिलेशन बताना है, कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 3rth टर्म इन दिस एक्सपेंशन, और ध्यान रखना आपको सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म, तो ये बनेगा आपका बाइनोमियल, तो ये रहा 2nc। अब देखो यहां पर 3rth टर्म मतलब इट इज लाइक दिस, ऐसे, समझे। तो यहां पर r हो जाएगा इस तरीके से, NCR से कंपेयर करके बोल रहा हूं, ओके। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 2th टर्म की जब बात करोगे तो ये बन जाएगा 2nc, r प्लस 2th यानी r की जगह हो जाएगा r प्लस 1। ये जो टर्म होता है ना, टर्म की जो पोजीशन है उससे एक लेस करके यहां पर NCR में r लिखते हो आप, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कोफिशिएंट्स को सेम रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, दे रखा है ना कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो बेटा चलिए इनको इक्वेट करते हैं। दिस इज 2nc, this is equal to 2n cr plus 1। अब 3r minus 1 will be equal to r plus 1, या 3r minus 1 plus r plus 1 will be equal to 2n। कैसे? ये कंसेप्ट आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है। ncx is equal to ncy अगर हो तो x इक्वल टू y होता है, या x प्लस y इक्वल टू n होता है। समझ गए? अब ये जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बोल के बताया है ना, ये इससे पहले किसी क्वेश्चन में मैंने लिख कर भी दिखाया था आज की ही क्लास में। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा आपका 4r, 1 तो कटेगा, यहां पर 2n यानी 2r विल बी इक्वल टू n। 2r इक्वल टू n। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 10th के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोला हुआ है? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है?
द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज टू द पावर 35 प्लस 1 माइनस ए रेज टू द पावर 35 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। अब ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। 1 प्लस ए रेज टू द पावर 35, यानी यहां पर टोटल आएंगे 36 टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स आएंगे आफ्टर एक्सपेंशन। मजे की बात यह है, ये सभी टर्म्स पॉजिटिव होने वाले हैं। इसमें भी क्योंकि एक्सपोनेंट आपको दिख रहा होगा 35 है, तो आफ्टर एक्सपेंशन 36 टर्म्स तो आएंगे, लेकिन इनमें से 18 टर्म्स जो होंगे ये होंगे पॉजिटिव, और बचे हुए जो 18 टर्म्स होंगे ये होंगे नेगेटिव। अब जरा बाइनोमियल पे फोकस करना, यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यानी पहली पोजीशन पे 1 है, बाइनोमियल की बात कर रहा हूं, 1 प्लस ए 1 माइनस ए। दूसरी पोजीशन पे यहां ए है और यहां पर माइनस ए है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, समझे, ठीक है। तो होगा क्या, जब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो यहां तो 36 टर्म्स मिलेंगे, यहां भी 36 टर्म्स मिलेंगे। इसका जो पहला टर्म होगा वो बिल्कुल सेम होगा इसके पहले टर्म के, ओके। लेकिन इसका जो सेकंड टर्म होगा उसका मैग्नीट्यूड और इसका जो सेकंड टर्म होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका सेकंड टर्म नेगेटिव आएगा, समझे। ऐसे ही तीसरा टर्म दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। चौथा टर्म यहां तो पॉजिटिव आएगा लेकिन यहां नेगेटिव आएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। दोनों का दूसरा टर्म कैंसिल होगा, दोनों का चौथा टर्म कैंसिल होगा, दोनों का छठा टर्म कैंसिल होगा। इसी तरीके से अगर आप लॉजिकली काम करें तो आप समझ जाएंगे कि जो दोनों का पहला टर्म होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उनका डबल हो रहा होगा, दोनों का तीसरा टर्म डबल हो रहा होगा, दोनों का पांचवा टर्म डबल हो रहा होगा, क्योंकि 18 टर्म्स पॉजिटिव हैं और यहां सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। सो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आएगा, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे। तो इसमें सेकंड टर्म कैंसिल, फोर्थ टर्म कैंसिल, सिक्स्थ टर्म कैंसिल। अगर समझ गए हो तो बढ़िया, नहीं समझे हो तो लेक्चर को फिर से सुनिए। फिलहाल यहां पर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बचेंगे वो 18 बचेंगे, यानी यहां पर ऑप्शन सी को हम मार्क करने वाले हैं एज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टू सक्सेसिव टर्म्स in the expansion of this whose coefficients are in the ratio 1:4 are given by। तो सक्सेसिव टर्म्स का मतलब यह हुआ कि अगर पहला टर्म है तो उसका अगला सेकंड टर्म, अगर आप 8वां टर्म लोगे तो उसका अगला यानी 9th टर्म। तो बेसिकली हम यहां पर लेने वाले हैं एक टर्म rth और अगला ले लेंगे r प्लस 1th, ठीक है। तो इसे लिखोगे इस बाइनोमियल के लिए तो क्या बनेगा 24c r माइनस 1, यहां 1 की पावर कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, x की पावर r माइनस 1, ठीक है। इसमें लिखोगे 24cr x की पावर r। हमको कोफिशिएंट का रेशो दे रखा है 1:4, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या बना 24c r माइनस 1 और ये 24cr, नाउ दैट इज इक्वल टू 1:4 यानी 1/4, ठीक है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके क्या करना है बेटा, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तभी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हमको पता चल पाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो ऊपर वाले को आप सॉल्व करेंगे एनसीआर का फॉर्मूला, सो दैट इज 24 का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और फिर 24 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस r का फैक्टोरियल। अब पूरे के नीचे ये वाला है तो इसको आप जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा r फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 1/4। अब 24 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कटेगा, ऊपर सिर्फ r बचेगा, ठीक है। इसे आप लिखो 25 माइनस r, अगला लिखो 24 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये वाला कट जाएगा, यानी आपको सिर्फ ये मिलता हुआ दिखेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4r इक्वल टू 25 माइनस r, साइड चेंज करो, 5r इक्वल टू 25, यानी r की वैल्यू आ गई 5।
अब क्योंकि आपने जो टर्म्स लिए हैं वो है टी आर एंड टी आर प्लस वन, आर की वैल्यू 5 है यानी टी आर दैट मीन्स टी 5 एंड टी आर प्लस वन यानी 5 प्लस वन यानी टी 6। तो आपके टर्म्स क्या बने बेटा, एक तो फिफ्थ टर्म और एक सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ यानी ऑप्शन सी को यहां पर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। So now we have question number 13 here for all of you। इसमें क्या बोला हुआ है, if the coefficients of second, third and fourth terms in the expansion of this are in AP, arithmetic progression में है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है, हमको सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं ना। तो सेकेंड टर्म की बात करोगे यानी T2, तो ये बनेगा NC1, ऐसे ही T3 थर्ड टर्म यानी NC2 एंड T4 यानी NC3। अब ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर, समझे। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब NC1, NC2 एंड NC3 ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो बीच में क्या है, NC2। सो डबल ऑफ बीच वाला यानी ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म्स। ठीक है, तो यहां से आपको n की वैल्यू बतानी है। वेल, ध्यान से देखना, अगर आप ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहो तो उससे भी काम हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन ए को एनालाइज करूं, LHS में यहां पर n की जगह 2 डालेंगे, 2C2 यानी 1 होता है वो। तो LHS वाला ऑप्शन ए के लिए LHS वाला 2 इंटू 1 यानी 2 ही बनेगा। RHS वाले की बात करोगे, NC1 का मतलब n, ठीक है, और NC3 का मतलब अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा 2C3। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, समझे, मतलब ऑप्शन ए तो ठीक हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या होता है ना, NCR में n या तो R से बड़ा होता है या दोनों इक्वल होते हैं। तो अब यहां देख लो 2C3, मैंने क्यों बताया कि ये पॉसिबल नहीं होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बी को चेक करते हैं जरा, तो n की जगह 7 डालेंगे। तो LHS में आप करोगे, सो 2 इंटू 7C2 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 से 2 कटेगा यानी 42। RHS को देख लेते हैं, तो ये तो 7C1 यानी 7, 7C3 इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार और नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो ये 7 पंजे 35 आएगा। देख लो एक बार, नीचे 6 और ऊपर वाला 6 कट गया, 7 पंजे 35 प्लस 7 यानी 42, यानी LHS इक्वल टू RHS यहां तो बन रहा है ऑप्शन बी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, मैंने यहां पर ऑप्शंस को एनालाइज किया है इस वाली कंडीशन में, समझ गए। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या है, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 हियर। क्या बोला हुआ है, इफ a एंड b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशंस ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, तो आपको a अपॉन b निकालना है। इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो a बनेगा, मतलब a विल बी इक्वल टू 2NCn। एक्चुअली इसका अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे TR प्लस 1th टर्म, तो ये ऐसे बनेगा। 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे बनेगा। और इसमें लिखोगे तो ये बनेगा, देखो ऐसे, मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं दोनों के अंदर, ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे। तो हमको चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, मतलब r की जगह n, कोफिशिएंट ही लिखा है मैंने,
यहां r की जगह n करोगे तो x की पावर n ये बन जाएगा, कोफिशिएंट बनेगा 2nCn। इसको कैपिटल A बोला है इसने। ऐसे ही इसके अंदर जो कोफिशिएंट आएगा x की पावर n का, उसको b बोल रहा है। सो यहां पर भी x की पावर r है ना, तो r की जगह n पुट करना पड़ेगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। आपसे a अपॉन b पूछा हुआ है, तो a की वैल्यू ये रही 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n, यानी फिर से n फैक्टोरियल। इसके नीचे ये पूरा लिखोगे, सो दैट मीन्स इट विल बी n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n, यानी n माइनस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2n फैक्टोरियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एक बार लिखें तो ये बनेगा 2n, अगला बनेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे वाला कैंसिल। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो जाएगा। इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, इसको लिखो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये खत्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ n बचेगा, यानी 2 अपॉन 1, जिसे आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या है बच्चों? So here we have question number 15th for all of you. Total number of terms in the binomial expansion of this will be 25 plus 1 यानी 26। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी यही देख लेते हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितने आएंगे इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस? अब एक्चुअली इसमें तो होंगे टोटल 52 टर्म्स। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऐसे चलेगा अल्टरनेटिवली, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्म्स आएंगे। तो 52 टर्म्स में से 26 तो पॉजिटिव टर्म्स होंगे और 26 ही नेगेटिव टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 26 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ये रहे, ऑप्शन बी में आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बच्चों? Here we have question number 17th. Total number of negative terms in this binomial expansion will be. अब देखिए यहां पर टोटल 53 टर्म्स आएंगे। कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे? इसमें से 27 टर्म्स पॉजिटिव होंगे। यह कंसेप्ट आज के क्लास में डिस्कस हो चुका है। कैसे पता किया मैंने? n का मतलब है 52, तो n/2 प्लस 1 दैट मीन्स 52/2 26 प्लस 1 यानी 27। इतने पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, समझे? और बचे हुए यानी 26 नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे आपको। तो आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स यानी 26 नेगेटिव टर्म्स होने वाले हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ठीक हो जाएगा, समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है? इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ 9th टर्म, 9th टर्म यानी T9 बाइनोमियल आपको दिख रहा है 19C8, 1 की पावर कुछ भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, माइनस x की पावर में r मतलब 8। हमको चाहिए कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना। इसे आप लिख सकते हैं -1 की पावर 8 इंटू 19C8 विच इज एक्चुअली 19C8। यहां से मैं कोफिशिएंट लिखना शुरू हो गया हूं। कोफिशिएंट चाहिए था ना आपको, तो ये x की पावर 8 वाले को छोड़ दो। इसे आप लिखोगे -1 की पावर 8 इंटू x की पावर 8। x वाले को छोड़ दिया, सिर्फ कोफिशिएंट लिख दिया है मैंने, समझ गए? ठीक है, तो 19C8 कहां पर है? ऑप्शन बी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो गया है। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला हुआ है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। एक्चुअली इसका हमें करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब 17 टर्म्स आने वाले हैं, उन सभी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जहां जहां x दिखेगा उनको कंबाइन करके फिर x का कोफिशिएंट क्या आएगा वो आपको यहां बताना है। हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जब इसको आप एक्सपेंड कर रहे होंगे तो सबसे पहले मिलेगा 16c0, ठीक है। 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, और फिर -x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, उसको भी छोड़ दो। अगला लिखेंगे आप तो प्लस 16c1, 1 की पावर छोड़ दो, अब इसको मैं बोलूंगा भी नहीं 1 की पावर के बारे में, ठीक है। -x की पावर में 1, ठीक है। अगला 16c2 -x की पावर में 2, ठीक है। बात समझ आ रही है? ऐसे और भी टर्म्स आएंगे, जैसे अगला आप लिखोगे 16c3 -x की पावर में 3 एंड सो ऑन, लिखते रहो। कहां तक? तो लास्ट में आएगा 16c16 -x की पावर 16। टोटल 17 टर्म्स आएंगे, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो ये सबसे पहले वाला 16c0 ये तो 1 आएगा, ये बनेगा -16x, ये बन जाएगा आपका प्लस 16c2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव आएगा -16c3 x³ एंड ऐसे ही लास्ट वाला लिखेंगे तो ये 16c16 तो 1 बनेगा और ये प्लस का x की पावर 16 ऐसे आएगा। अब इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम सभी टर्म्स को फिलहाल यहां पर लिख के तो बैठे नहीं है। दूसरी बात, अगर मैंने लिखा भी होता तो टाइम तो लगता ही, लेकिन अगर मैं लिख भी लूंगा तो उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लीकेशन उन्हीं टर्म्स का करेंगे जहां पर एक्स दिखेगा, ये मेन बात है यहां पर। तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो दिखेगा नहीं, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हम एक्चुअली में करेंगे भी नहीं, समझे। कोफिशिएंट ऑफ x की बात हो रही है तो मैं उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा जहां पर x दिखेगा। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 1 इंटू -16x यानी x तो दिखा। ऐसे ही 1 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² दिखेगा, x नहीं दिखेगा। x³ दिखेगा, x नहीं दिखेगा, मतलब आगे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मतलब 1 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इसके साथ होगा तभी x दिखेगा, इसके साथ होगा तभी x दिखेगा। ऐसे ही -3x को मल्टीप्लाई करो इस 1 के साथ तो आपको फिर से x के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन -3x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, चेक कर लो। फिर -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, मतलब x नहीं दिखेगा, x³ आ जाएगा। ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई करके देख लो, x वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। 7x² की भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, अब आपको x नहीं मिलने वाला कहीं भी, समझे। तो मतलब एज सच अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बनेगा -19x। हमको चाहिए था कोफिशिएंट, तो इसमें कोफिशिएंट क्या बना? कोफिशिएंट विल बी -19। -19 यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समझे। मैंने यहां पर क्या कंसेप्ट डिस्कस किया है, किस तरीके से हमने इजीली अपना काम कर लिया है, वरना बेमतलब में कैलकुलेशन करते रह जाते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला हुआ है? द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x रेज टू द पावर 17। x की पावर -17 भी कर सकते हो इसे, समझे। तो इसका कोफिशिएंट इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो 15cr x की पावर 4 इस पूरे की पावर 15 -r इंटू -1/x³ की पावर में r। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 15
सी आर एक्स की पावर 60 माइनस 4r और यहां पर x की पावर 3r ऊपर ले चलो, मतलब माइनस का 7r बनेगा, समझे? -4r और यहां से -3r और इनटू में -1 की पावर r। हमको चाहिए कोफिशिएंट x की पावर -17 का, तो यहां पर जो आपको x की पावर में दिख रहा है इसको कंपेयर कर देंगे -17 के साथ। यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, साइड चेंज करिए, 60 + 17 यानी 77 = 7r, r की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, तो कोफिशिएंट चाहिए था ना आपको, तो r की वैल्यू मिल गई यानी 15c11। इसको हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए, x वाला नहीं लिखेंगे ना, वेरिएबल वाला छोड़ देंगे। -1 की पावर 11, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर तो ये रहा -15c11। अब नेगेटिव हमें सिर्फ यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, लेकिन हमसे कोफिशिएंट पूछा हुआ है, यहां पर x वाला दिख रहा है, x के साथ दिख रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन डी वाला ही यहां पर ठीक होना चाहिए बच्चों, कुछ समझे? बाकी इसको कैलकुलेट करके देखना है तो देख लो, -15c4 लिखेंगे इसे। NCR इज इक्वल टू NCN-R वाला फॉर्मूला आज की क्लास में पहले भी यूज हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 15 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार खोलो, तो ऐसे, और नीचे 4 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 12 ये तो गया, और ये 7 मतलब नेगेटिव 15 × 105 × 13। अब कर लो मल्टीप्लाई, देख लो वही आएगा ऑप्शन डी में जो दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 हियर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, इफ p इज अ रियल नंबर एंड इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस मच 1120, तो आपको p की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक्सपोनेंट 8 है, यानी n की वैल्यू 8 है जो कि इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, n/2 प्लस 1th टर्म, विच इज एक्चुअली 4 + 1 यानी 5th टर्म। ठीक है, तो 5th टर्म यानी t5 इज द मिडिल टर्म। ठीक है, और ये 1120 दे रखा है, हम कैसे निकालेंगे, n की जगह 8, r हो जाएगा 4, है ना, t5 r की वैल्यू एक कम होती है, p/2 की पावर 8 - 4 यानी 4 इंटू 2 की पावर में 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8c4 मतलब 8 × 7 × 6 × 5 और नीचे 4 का फैक्टोरियल, ये बनेगा p4/2 की पावर 4 और ये इंटू 2 की पावर 4, मतलब हमने कैंसिलेशन यहां पर कर दिया है 2 की पावर 4 के साथ में, इस 2 की पावर 4 को कैंसिल कर दिया। 4 × 2 = 8, 8 गया, 3 × 2 = मतलब यहां बचेगा 7 × 2 यानी ऐसे, और ये 5। एक सेकेंड, इसके साथ में p की पावर 4 मल्टीप्लाई है, एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 1120। ओके, अब इसको कैंसिल करो, 5 × 2 = 10, ये 0 जाएगा, तो आपको मिलेगा p की पावर 4 इज इक्वल टू 112/7 मतलब 16 7 जा, अगर आपको याद हो टेबल, p की पावर 4 16 है, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी +-2 +-2, p इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो p इज 2, p इज -2, ये रहा ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों इसमें, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन दिस एक्सपेंशन इज, तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा 8cr x की पावर 8 - r इंटू 3 की पावर r। आपको चाहिए x की पावर 6 का कोफिशिएंट, तो ये जो एक्सपोनेंट है इसे कंपेयर करो 6 के साथ, तो r की वैल्यू 8 - 6 यानी 2 आ जाएगी, तो मतलब ये बनेगा 8c2। कोफिशिएंट चाहिए तो x को तो हम छोड़ देंगे
और ये 3 की पावर में r यानी 2, 8c2 मतलब ऐसे हो जाएगा ये, और 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये बना 2 4 जा यानी 7 4 जा 28 इंटू 9, 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 252। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23 हियर। इसमें क्या पूछा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन इज। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो यहां पर अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे तो 6cr, 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है, 2x की पावर में r। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी 6cr इंटू 2 की पावर r इंटू x की पावर r। ठीक है, नाउ बिकॉज वी नीड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो बस इसमें r की जगह पे आपको 5 पुट कर देना है। कोफिशिएंट लिखना है, याद रखना, x वाला नहीं लिखेंगे, r की जगह 5 डालो तो ये ऐसे, और ये 2 की पावर 5, डायरेक्टली कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं। 2 की पावर 5 तो 32 हो गया, एंड 6c5 मतलब 6c1 यानी 6 आ जाएगा, 32 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 यानी 192, 192 यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। सो लेट्स मूव अहेड इन टुडेज टेस्ट। So now we have these questions based on assertion and reason type. तो इनमें हमें किस तरीके से आंसर करना होता है बेटा? ऑप्शन ए विल बी टेकन एज द करेक्ट आंसर व्हेन assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B is correct when both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Option C will be taken as correct answer when assertion is true but reason is false. Similarly, option D will be correct when assertion is false but reason is true. ठीक है, अब इन बातों का ध्यान रखते हुए हम यहां पर करेक्ट आंसर का पता करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन दिस एक्सपेंशन इज गिवन बाय दिस। ओके, रीजन में बोला हुआ है द r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड in the binomial expansion of this is same as the r plus 1th term from the beginning in the expansion of this. बाइनोमियल को ध्यान से देखना, x प्लस वाई की जगह y प्लस एक्स हो गया, एक्सपोनेंट तो सेम ही है, यहां भी n है यहां भी n है, एक्सपोनेंट मतलब पावर। ठीक है, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड एंड r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की बात कर रहा है, लेकिन बाइनोमियल में क्या ट्विस्ट हुआ है आपको दिख गया, x प्लस वाई की जगह y प्लस एक्स हो गया है। यही कंसेप्ट होता है बेसिकली, है ना। तो व्हाट आई मीन टू से कि रीजन यहां पर बिल्कुल सही है। ओके, अब जरा असर्शन वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ था? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन दिस बाइनोमियल। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड को हम लिख सकते हैं T5 मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन इस केस में मुझे बाइनोमियल को चेंज करना पड़ेगा। x प्लस वाई की जगह अब मैं लिखूंगा y प्लस एक्स रेज टू द पावर 17। तो हम इससे कैलकुलेट करने वाले हैं इस वाले बाइनोमियल में। T5 यानी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन दिस बाइनोमियल इज सेम एज T5 फ्रॉम बिगिनिंग इन दिस बाइनोमियल। रीजन में जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो यहां दे रखा है, उसी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और देखते हैं जरा ये ठीक आएगा या नहीं आएगा, इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। T5 मतलब इसमें लिखना है, मतलब r की जगह तो 4 हो जाएगा, 17c4, y की पावर 17 माइनस 4 यानी 13, x की पावर r मतलब 4। अब ये जो भी है यही तो लिखा हुआ है, 17c4, y की पावर 13, x की पावर 4, मतलब यहां पर असर्शन भी ट्रू है। एंड असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट मैंने यूज किया वही कंसेप्ट रीजन में दे रखा है। दैट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
सो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला हुआ है, इन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इट सेज sum of the binomial coefficients in the expansion of x plus y raised to the power 8 is 512. Before I explain this thing, मान लेते हैं अगर बाइनोमियल ये होता है ना, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एनसीआर, मतलब NC0, NC1, NC2 ये सब। ठीक है, तो अगर कोई बाइनोमियल ऐसा है तो इनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो भी आएंगे अगर उनका मुझे सम करना हो, ये सब, अब मैंने बाइनोमियल तो ये लिया है ना x प्लस वाई की पावर n, तो अंत में दिखेगा आपको NCN, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर n। ये हो गया कंसेप्ट। आपके क्वेश्चन में n का मतलब है 8। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर आने वाला है सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का आंसर इस बाइनोमियल में 2 की पावर 8, दिस विल बी 256। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है 512, मतलब ये रॉन्ग है, यानी असर्शन फॉल्स है। अब जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ तो रीजन पक्का ट्रू होगा, मतलब यहां पर ऑप्शन डी सही होना चाहिए। बाकी रीजन को हम देख लेते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN तक, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू हियर। ठीक है, यानी रीजन यहां पर एब्सोल्युटली ट्रू है और मैं पहले ही आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बता चुका हूं, असर्शन फॉल्स होते ही ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। ठीक है बच्चों, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ type of questions. Apart from that, case study questions are also given in the book. Assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।